हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम भी अभिषेक जैन ही है। और आप सभी लोगों का स्वागत है। आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं दोस्तों। आपके काफ़ी दिनों से छुट्टी चल रही है और अब आपका सिलेबस, मैं अभिषेक जैन आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि सेकेंड ईयर का सिलेबस इलेक्ट्रिशियन का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर का हो तो आप अपने साथ वालों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का अगर बात करें, एक चैप्टर था जो सेल वाला चैप्टर था, सेल एंड बैटरी, वो मैं कंप्लीट करा के अपलोड कर चुका हूँ वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इस वजह से मैंने क्लास कंटिन्यू नहीं की। बट क्योंकि अभी मुझे काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं, इसीलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट कराना चालू करा। अब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स होता है। अब हमारा सेकेंड चैप्टर है, ये है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो वैद्युतिक वायरिंग का पूरे चैप्टर में आपको कंप्लीट कराऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है फर्स्ट पार्ट हो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने पार्ट में कंप्लीट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायरिंग का चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे वायरिंग में जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे लगाते हैं, सारा कुछ आएगा इसके अंदर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना इलेक्ट्रिकल वायरिंग किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर कोई भी स्टूडेंट लाइव क्लास, एक और बात, अगर आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइव क्लास हो आपकी भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दें कि हमें लाइव क्लास चाहिए सर। ठीक है, तो मैं लाइव क्लास आपकी कंडक्ट करवा दूंगा। चलिए, तो देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, देखिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो रूल्स निर्धारित किए गए हैं वो, उसके बाद हम फ्यूज रिले, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेडिंग ऑफ केबल एंड करंट रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लेइंग, मतलब डोमेस्टिक वायरिंग किस तरह से बिछाते हैं, उसकी बात करी जाएगी। पीवीसी, कंडक्ट, केसिंग, केपिंग वायरिंग, यानी कि काफ़ी सारे ये टॉपिक्स हैं ना जितने भी, ये सारे इस चैप्टर में करे जाएंगे। चलिए, तो हम लोग टॉपिक तो हमें पढ़ना ही, तो हम लोग सिलेबस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, अब देखिए, आई होप ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को विजिबल होंगी। ठीक, चलिए। देखिए, वर्तमान युग में पावर का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत, आपको पता है हर चीज़, आप कोई भी चीज़ नहीं सोच सकते जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना संभव ना हो। अब वो चाहे सिविल का काम हो, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी भी ब्रांच के बंदे का काम हो। ठीक है, हर काम क्या बिजली के बिना संभव है? नहीं। ठीक है, अगर आप आज, मैं मान लीजिए आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल थी? आप लोग देख रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल थी? नहीं थी ना। अगर मैं ये कपड़े पहना हूँ, ये कपड़े बनने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता बन गई है। यह विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्रों से, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन पे पैदा होती है। विद्युत, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, एक चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में मैंने डाला था, इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर में। क्या है वो चैप्टर कि पावर का जनरेशन किस तरह से किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, 11 केवी पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो किया जाता है, 11 केवी पे किया जाता है। आप वहाँ उस चैप्टर में जाकर भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरी बात, उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जो हमारे घरों के आसपास चीज़ें होती है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना पूर्ण सुरक्षा गुणक एवं भारतीय विद्युत अधिनियम, यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत संपन्न की जाती है। तो आईई, यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से कुछ आईई के नियम हैं, और इन नियम में से बहुत बार आपके एग्जामों में काफ़ी सारे क्वेश्चन है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, अब देखते हैं कौन कौन से वो नियम है और हमें कौन कौन सी नियम को विशेषता याद रखना है। चलिए, सबसे पहला नियम देखिए क्या है, विद्युत वायरिंग की स्थापना एवं मरम्मत। अगर देखिए, जैसे हम इलेक्ट्रिशियन, सबसे पहले देखो, आप आईटीआई वाले बंदे हो, आप लोग आईटीआई कर रहे हो, अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर कंप्लीट करोगे, आईटीआई बन जाएगा। तो ये जो लाइसेंसधारी ठेकेदार से काम कराया जा रहा है, तो वो कौन होता है लाइसेंसधारी ठेकेदार? आईटीआई, यानी कि आप लोग, जो आप लोग बैठे हो ना यहाँ पे, आप लोग होते हो लाइसेंसधारी ठेकेदारी। ठीक है, लाइसेंस वाले ठेकेदार कौन होते हैं? इलेक्ट्रीशियन। जो आईटीआई के स्टूडेंट होते हैं वही लाइसेंसधारी ठेकेदार, यानी कि जो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है ना, वो आपका लाइसेंस हो गया कि आप किसी भी वैद्युतिक वायरिंग को कर सकते हैं। यानी कि कोई घर, मतलब बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, अगर आपको आता है तो आपके पास वो जो सर्टिफिकेट है ना, आपकी मार्कशीट, वही आपका लाइसेंस हो जाता है। वैद्युतिक वायरिंग में जितने भी आप इक्विपमेंट प्रयोग करें, सभी आईएसआई वाले होंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी रेटिंग वगैरह सही होती है। एक अपन कहते हैं ना भाई, कंपनी का माल है, लोकल माल नहीं चाहिए, तो कंपनी का माल कौन सा होता है? आईएसआई चिन्ह युक्त सभी माल ओरिजिनल कंपनी के होते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, वो मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सारे सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखने के बाद वो मार्क दिया जाता है। तो आईएसआई मार्क वाली चीज़ें, यानी कि हमारे लिए सुरक्षित चीज़ें हैं। थर्ड है आपका, देखिए, वैद्युतिक वायरिंग को उपसर्ग, यानी कि अब देखिए, आपके घरों में अलग अलग कमरे होते हैं, हर कमरे में एक बोर्ड, तो कम से कम एक बोर्ड होता है। ठीक है, एक बोर्ड होता है ये। तो लाइट और फैन लोड, तो जो छोटे छोटे लाइट और फैन लोड है उनके लिए अलग से बोर्ड होता है। और आपने देखा हो फ्रिज, एसी, उसके लिए अलग से बोर्ड होता है।
तो पावर और लाइट फैन के लिए अलग अलग बोर्ड होने चाहिए, यानी कि जो 3 पिन या 5 पिन का सॉकेट होता है ना, ये 2 और ये 3 पिन, उन सॉकेटों के लिए अलग से स्विच की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे लाइट और फैन के प्रत्येक उप परिपथ में आपका जो लाइट और फैन होता है, आपने देखा होगा किसी भी बोर्ड में कभी भी 10 से ज़्यादा स्विच नहीं होंगे, यानी कि एक लाइट का, पंखे का, ट्यूबलाइट का, छोटी लाइट, बड़ी लाइट, लट्टू, जो भी चीज़ होंगी, कभी भी 10 से ज़्यादा उप सर्किट नहीं होंगे। और पावर के जो सॉकेट होते हैं वहाँ 200 से अधिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 आपने लगा रखे ना 10 स्विच, हर स्विच में टोटल 10 स्विच का मिला के 800 वाट लोड होना चाहिए, टोटल 10 स्विच का मिला के 800 वाट लोड होना चाहिए। और पावर के जिसमें कि आप मिक्सी कनेक्ट कर सकते हो, फ्रिज लगा सकते हो, एसी लगा सकते हो, गीजर लगा सकते हो, उनमें 3000 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे जैसे ये लाइट और फैन लोड, भाई लाइट 40 वाट की आती है, छोटे छोटे एलईडी लगाओ तो और 10-20 वाट की आती है, पंखा 60 वाट का आता है, टीवी पे ज़्यादा वाट की रहती है, तो इन सब की वाटेज बहुत कम होती है। तो जो प्रत्येक परिपथ जो 10 पॉइंट होते हैं ना, जिसमें जो नॉर्मल लाइट और फैन वाला लोड हम वो बहुत लाइट होता है, इसीलिए उसे लाइट एंड फैन लोड का कहते हैं, जिसमें 10 से पॉइंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए और टोटल लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो ध्यान रखेगा ये चीज़ें। दूसरी बात, जो पावर पॉइंट है जिसमें सिर्फ आपको 2 पिन लगानी है, वहाँ 3000 वाट से अधिक लोड नहीं लगाने हैं। मान लो यार आजकल एक मिक्सी भी 15000 वाट की आती है, 1500 सॉरी, एक मिक्सी 1500 वाट की आती है, आपने अगर 2-3 मिक्सी लगा दी तो उड़ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, सो 3000 वाट से अधिक लोड नहीं लगाएंगे पावर पॉइंट वाले में। ये पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखने में पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले देखें, स्विच कंट्रोल बोर्ड की, जो आपके घर में स्विच कंट्रोल बोर्ड है ना, उसकी ऊंचाई फर्श से 1.3 मीटर होनी चाहिए और ये कमरे में घुसते ही द्वार के बाईं निकट कौन सा था, ये बेकार वाला हिस्सा, आपने दरवाजा एंटर करा बाईं हाथ पे, ठीक है। सो 1.3 मीटर की तो ऊंचाई होनी चाहिए जमीन से, और इसी के साथ कक्षा में, कमरे में दाईं बाईं ओर होना चाहिए, यानी कि उल्टे हाथ पर। स्नानागार आदि में लैंप आदि का स्विच स्नानगार के बाहर की तरफ दीवार पर। क्यों भाई, हम लोग बाथरूम वगैरह में बाहर के नीचे, अरे यार अगर आप अंदर नहा रहे हो तो पानी वगैरह के अगर छींटे पड़ गए तो खराब हो जाएगा ना। तो यदि अगर आप स्नानगार यानी कि बाथरूम के अंदर लगा रहे हो तो वह पूर्णतः जल रोधी यानी कि वाटरप्रूफ होना चाहिए। फिर भी हमें ये रिस्क ना लेते हुए बाहर की तरफ आपको लगाना चाहिए, या फिर लगा रहे हो तो वो एक या तो बहुत ज़्यादा हाइट पे स्विच होना चाहिए, पूरा उसकी प्रोटेक्शन करेंगे हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सावधानी हटी तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, ध्यान रखेंगे। चलिए 8th है आपका, गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, बालकनी आदि में लाइट का स्विच यथासंभव घर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए। तो जो आपकी गैलरी है, बरामदा है, पोर्च है, टेरेस है, बालकनी, इन सभी जगह पे जो लाइट का स्विच है आपको घर के अंदर ही स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि स्विच घर के बाहर स्थापित करना आवश्यक हो, मान लो कि आप घर के बाहर लगा दो, अब क्या होगा घर के बाहर, भाई पानी आएगा, बारिश आएगी, आंधी तूफान आएगा तो उससे क्या होगा, खराब हो जाएगा। मगर अगर आप लगा रहे हो तो वाटर प्रूफ या वेदर प्रूफ कहते हैं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे वेदर प्रूफ, पूरी एक शील्डिंग कवर होना चाहिए ताकि वो धूप पड़ रही है, मान लो धूप में चटक गया तो उन चीज़ों से खराब होने वाला नहीं होना चाहिए। घर के बाहर जितने भी पॉइंट है आपके कमरे के बाहर, घर के बाहर यानी कि जिनसे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वो कभी भी लाइट पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। लाइट पॉइंट जल रोधी यानी कि वाटर प्रूफ होने चाहिए, ये और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए 10वां है सॉकेट, सामान्यतः 3 पिन। अब आपके सामने सॉकेट होता है, ये 3 पिन वाले ही क्यों प्रयोग लेंगे, देखिए 2-3 पिन होती हैं, ठीक है, इस तरह से 3 पिन होती हैं, तो एक पिन बड़ी, 2 और बाकी की पिन है छोटी होती है, बड़ी पिन होती है और बाकी की छोटी पिन होती है। तो बड़ी पिन तो अर्थ के लिए होती है, छोटी पिन जो दोनों होती है एक फेस और एक न्यूट्रल के लिए होती है। तो 3 पिन का है, अगर मान लो सिर्फ 2 पिन है तो वो फेस और न्यूट्रल की होगी, अगर सिर्फ 2 पिन है तो फेस न्यूट्रल की होगी, और अगर अर्थ है, अर्थ वाला है तो वो क्या होगा, मोटी पिन होती है। अर्थ की हमेशा ध्यान रखना मोटी और लंबी पिन होती है, और अगर अर्थ की पिन नहीं होगी तो हमारे कोई भी फॉल्ट आ सकता है अर्थ वाला, तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसीलिए 3 पिन वाला सॉकेट ही आप लोग प्रयोग करेंगे। चलिए अगला है 11, छत के पंखे के ब्लेड। जो छत का पंखा है, आपके छत पे पंखा घूमता है, ठीक है, आप बोलो तो पंखा दिखा दूं आप लोगों को, देखिए ये जो छत का पंखा है, देखा आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो छत के पंखों के ब्लेड तथा फर्श के न्यूनतम, चलो अब ये देखो, ये फर्श दिख रहा होगा आप लोगों को, तो फर्श, छत का पंखा, छत के पंखे की ब्लेड यानी कि जो डंडी लगी है, छत के पंखे की जो ब्लेड है और जमीन के फर्श के बीच कम से कम ऊंचाई 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों, अरे भाई हाथ ऊंचा करा, हाथ कट गया, गर्दन ऊंची करी, गर्दन कट गई, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। 14, अर्धचालक से कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजित नहीं होने चाहिए। जो अर्थ कंडक्टर है उससे कभी भी कोई फ्यूज या स्विच को कनेक्ट नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, अर्थ फॉल्ट आने के खतरे हो जाते हैं। लाइव या फेस चालक में फ्यूज लगाया जाना चाहिए। अब जो भी आपके जितने भी लाइव और फेस कंडक्टर हैं, ठीक है, यही तो मेन होता है, तो इन सभी में फ्यूज लगाना आवश्यक है, और सभी प्रकार की कंट्रोल युक्ति इत्यादि पर भी इसको स्थापित किया जाना चाहिए।
प्रत्येक उप परिपथ का, जितने भी उप परिपथ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है, जितने भी उप सर्किट है उनका एक अलग से बोर्ड बनाया जाना चाहिए। 17 देखेंगे, 3 फेज AC लाइन में यथासंभव प्रत्येक फेज पर, अगर मान लो आपके घर में 3 फेज लाइन आ रही है, कई लोग अपने घर में 3 फेज लाइन लेते हैं, तो यथासंभव प्रत्येक फेज पर बैलेंस लोड रहना चाहिए और तीनों फेज को क्या है पता पड़ सके, तो लाल पीला रंग यानी कि RYB से कनेक्ट करेंगे और अर्थात इन्हीं रंग के तारों का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता पड़ सके भाई कौन सा फेज कौन सा है, ठीक है, R फेज कौन सा है, Y कौन सा है और B कौन सा है। 18 देखिए, कार्यशालाओं में जो भी आपकी वर्कशॉप, आप लोगों के ने वर्कशॉप अभी तक देख ही लोगी, आई होप फर्स्ट ईयर लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो कार्यशालाओं में मशीनों की मोटर्स के नियंत्रक स्विच तथा स्टार्टर ऐसी जगह तथा ऊंचाई तथा स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए जो कारीगर की आसानी से पहुंच में हो। यानी कि जो मोटर के स्विच है, आपने क्या ना भैया 15 फुट की हाइट पर लगा दी, तो क्या आप प्रैक्टिस करने वाले उसको छू सकते हो? नहीं। तो इतनी ही हाइट पर लगानी चाहिए जिससे जो कारीगर है या हम सीखने वाले हैं वो उसे आसानी से छू सके, टच कर सके। जो मध्यम और उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनें होती हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर आदि और जो बाकी मशीन है उन सभी की दोहरी डबल अर्थिंग, मान लो यार गलती से कभी एक अर्थिंग छूट जाए, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, तो डबल अर्थिंग, जितने भी हाई वोल्टेज पे काम करते हैं उन सभी की डबल अर्थिंग की जाना अति आवश्यक है। चलिए 20th क्वेश्चन, 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों के कंट्रोलर स्विच पर उच्च वोल्टेज चेता, यानी कि जितने भी, मान लो अगर सिंगल फेज के बाद जितने भी वोल्टेज हैं उन सभी पर आपको उच्च वोल्टेज चेतावनी की पट्टी लगानी है। और दोहरी अर्थिंग, तो ध्यान रखिए दोहरी अर्थ कहाँ प्रयोग की जाती है? मध्य तथा उच्च वोल्टेज में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। 21, किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग सप्लाई चालू करने से पूर्व मेगर, अब मेगर से क्या करेंगे? एक तो लीकेज करंट का परीक्षण करेंगे, तो लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल धारा के 1/5000वें अंश से, यानी कि क्या करंट लीकेज हो रही है, तो लीकेज करंट का नापने का कार्य किससे करते हैं हम लोग? मेगर से करते हैं। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। तो जितने भी लाइट और फैन के लोड हैं इन सभी की वायरिंग किस नियम के अंतर्गत की जानी चाहिए? 1956। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं लिख के, आज से मतलब 2 साल पहले ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है कि विद्युत वायरिंग जो की जाती है घरों में वो किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? 1956। काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है हर बच्चे को कि लाइट एंड फैन लोड तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम के किसके अंतर्गत की जाती है? 1956, 57, 58 या 60। मगर अपने को क्या देना है? 56। 55 के बाद आता है 56, तो आप सभी लोगों को ये ध्यान देंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो अभी तक जो क्लास यहाँ तक देख रहे हैं, अगर आपने 1956 तक क्लास देखी है तो कमेंट में आप 1956 लिखेंगे। अभी जिस स्टूडेंट ने 22वें पॉइंट तक की क्लास अगर अभी तक देख ली है तो वो कमेंट में 1956 लिखेंगे। दूसरी बात, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यार सभी लोगों को फायदा हो सके और थोड़ा आपके गुरुजी का भी फायदा हो सके। चलिए 23वां पॉइंट है, वायरिंग में अधिकाधिक पेच, ज़्यादा से ज़्यादा पेच प्रयोग करने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई पेच को ठोकना नहीं पड़ता, पेच हम लोग कसते हैं और कील को ठका ठक ऐसे ठोकते हैं, जैसे कि आप लोगों के माथे में अभी ठोकना पड़ रहा है, मुझे सारा ज्ञान डालना पड़ रहा है क्योंकि कॉलेज में हमारे पढ़ाई हो नहीं रही है। 24 देखिए, लकड़ी के बोर्ड टिक बोर्ड से बने होने चाहिए एवं पूर्ण रूप से वार्निश। तो जितने भी लकड़ी के बोर्ड है भैया पॉलिश करना बहुत जरूरी है। आजकल देखो आप भी घर से बाहर निकलोगे तो बिना लाली पीली पर पोती के फेस पाउडर चाहिए, फेस पैक चाहिए और फाउंडेशन चाहिए। हमें तो पता भी नहीं है फाउंडेशन कितने का आता है, कौन कौन सी कंपनी में आता है। देखो टिकटॉक के स्टार बने बैठे हैं और अलग अलग तरह के फाउंडेशन लगाते रहते हैं, ये गोरे चिट्टे, मगर आप बिना फाउंडेशन के देख लो उनको, डर जाओगे, कसम से बता रहा हूँ। रात को नींद नहीं आएगी, दहशत में आ जाओगे। मैंने भी कल ऐसे ही किसी को देख लिया और अभी तक कल रात को आप मान के चलिए 3 बजे नींद आई है। सो विदाउट फाउंडेशन यानी कि विदाउट लेमिनेशन हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो लकड़ी के बोर्ड टिक बोर्ड से बने होने चाहिए और उनकी पूर्णतः लेमिनेशन होनी चाहिए। साधारण बोर्ड की मोटाई 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई 6.5, यानी कि अगर नॉर्मल बोर्ड है तो 4 सेंटीमीटर और यदि उसमें कब्जे लगे आगे पीछे तो 6.5 से 8 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, इतनी रामायण कर लिया आप लोगों ने, है ना। अब अच्छा सोचो, अभी आपको पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, उससे पहले सोचोगे यार ये कपड़े पहनूं, नहीं वो कपड़ा बड़ा है, वो छोटा है, वो उसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, जूते कौन से पहनूं, इस जूते के साथ वो शर्ट नहीं है, तो आप मैचिंग कर दो। तो इसी तरह से वायरिंग करने से पूर्व लेआउट तो बनाया ही नहीं, आप सीधे वायरिंग करने ले जाओगे। नहीं, पहले मैं लेआउट बनाऊंगा, कितने कहाँ पे फैन लगेंगे, कहाँ ट्यूबलाइट लगेगी, कहाँ पे आपका सारी चीज़ें कहाँ लगेगी। तो वायरिंग करने से पूर्व उसका लेआउट तैयार करना जरूरी है। IE 85 के अंतर्गत ओवरहेड लाइन में 2 पोल के बीच 67 मीटर की दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपसे पूछ सकते हैं, बताइए IE के किस नियम के अंतर्गत 2 पोल के बीच की दूरी 67 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 85। ऑप्शन में होंगे 85, 86, 87 और
88। अपन क्या टिक करेंगे 85 यानी कि 8585। इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो कमेंट करके बता देना। चलिए अब वैद्युतिक वायरिंग हेतु स्थापना कारक। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। किसी भवन, कार्यशाला, उद्योगशाला आदि में वैद्युतिक वायरिंग के लिए अपनाई जाने वाली विधि के चयन में निम्न बिंदुओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वो कौन कौन से बिंदु है जो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉल। ड्यूरेबिलिटी सबसे, देखो अब अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ड्यूरेबिलिटी यानी कि मजबूती। भैया बॉडी छोटी, देखो अपने मास्टर की तरह पतला लेना, आपको बॉडी छोटी बना के, यानी कि ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जो हमने वायरिंग स्थापित करी, लगाई और टूट गई, ऐसा होना चाहिए नहीं। तो स्थापित वायरिंग वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन है, चाहे गर्मी, सर्दी, बरसात, सभी मौसम को झेल सकने वाला हो, अर्थात वातानुकूलित यानी कि एसी, एयर कंडीशन सॉरी मतलब एटमॉस्फेयर को सहन करने वाला हो, एवं पूर्ण लोड धारा को, यानी कि चाहे कितने भी करंट आ जाए टूटना नहीं चाहिए। ये बंधन हम नहीं तोड़ेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए, यानी कि ड्यूरेबिलिटी हाई होनी चाहिए। चलिए अगला है अपीयरेंस यानी कि दिखावट। भैया दिखावे का जमाना है, मतलब जो दिखेगा वही बिकेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या, दिखेगा वही बिकेगा। तो स्थापित वायरिंग देखने में सुंदर होनी चाहिए। अभी आप लड़की देखने जाओ, शादी करोगे तो भैया लड़की सुंदर होगी तभी बात बनेगी, लड़का सुंदर होगा तभी बात बढ़ेगी। अगर आप सुंदर नहीं हो तो आपकी बात नहीं करेगी। फिर आप वही लाली पूरी लीपा पोती करोगे, फाउंडेशन लगाओगे, क्रीम लगाओगे, और आजकल तो कई लड़के मैंने देखे हैं टिकटॉक पर लिपस्टिक लगा के भी बैठे रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लिपस्टिक मत लगाना भैया, जो लगाना हो लगा लेना, परंतु लिपस्टिक मत लगाना। सो अपीयरेंस दिखावट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्थापित वायरिंग देखने में सुंदर होनी चाहिए तथा उस भवन के निवासियों की अभिरुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप। यानी कि भाई मेरा घर है, मेरा शरीर है, मैं चाहूँगा भाई उस हिसाब से लीपा पोती करूँगा, तो मेरे घर के अनुसार यानी कि उस भवन के मालिक के अनुसार ही हम उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपीयरेंस यानी कि उसे वायरिंग करेंगे, ताकि उसे अच्छी लगनी चाहिए। अच्छा आप तैयार हो रहे हो, क्या अपने लिए तैयार हो? तो नहीं, कोई भी इंसान अपने लिए तैयार नहीं होता। सामने वाला भैया वो लड़की मुझे देखेगी या वो लड़का मुझे देखेगा, उस हिसाब से तैयार होना है। इकोनॉमिकल, अब आप बोलो यार मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं, देखो ये बाल देख रहे हो नीचे, अब आप बोलो बाल खड़े करने हैं 500 रुपये इसके लग गए, कलर करवाने 1000 रुपये लग गए, लीपा पोती करनी है 2000 रुपये लग गए, तो क्या नॉर्मल फैमिली के बंदा ऐसा करवा सकता है? नहीं। तो इकोनॉमिकल होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे भैया, तेल लिया, बाल चिपड़ लिए, क्रीम ली, पाउडर लिया, फेयर लवली ली, 5 रुपये ली, लगा ली। तो इकोनॉमिकल बहुत होना जरूरी है, यानी कि स्थापना व्यय की दृष्टि से स्थापित वायरिंग किफायती होनी चाहिए। स्थापना व्यय की दृष्टि से काफ़ी जितना किफायती होगा उतना ही बढ़िया मेरे लिए। सुरक्षित, तो यार सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैद्युतिक वायरिंग उपभोक्ता अथवा उसकी मरम्मत करने वाले कारीगर के जीवन की दृष्टि से सुरक्षित, यानी कि ना कि कारीगर को भी करंट आ जाए या फिर आप जो घर में रह रहे हैं उनको करंट आ जाए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर यानी कि अग्नि से सुरक्षित। तो जो स्थापित वायरिंग है बाह्य आंतरिक कारणों से परिप्रेक्ष्य में अग्नि से, मान लो भाई छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हो गया और छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लग गई, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कई बार हमने देखा होगा बिजली के कारण लगी आग, खबर आती है ना न्यूज़, कोर्ट से देखे से इंसान को, वही इंसान है जिसके घर में लगी बिजली से आग। सो बिजली से लगने वाली आग का खतरा बहुत ही ना के बराबर होना चाहिए। जीवन काल, यार अगर मैंने एक बार लाइट लगा दी तो चलते नहीं चाहिए, ये तो ना आपने मेकअप करा तो थोड़े दिन तो चलना चाहिए, 2-4 घंटे पता बड़ा बाहर गए पसीने में बह गया सारा, नहीं। तो जीवन काल स्थापित वायरिंग का कार्यकारी जीवन काल जितना ज़्यादा हो सके अच्छा होना चाहिए, कम से कम 40-50 साल तो चले। अब यांत्रिक रूप यानी कि मैकेनिकल, आपने इधर उधर लाने ले जाने में ये थोड़ा सा हाथ मारा टूट गया या फिर थोड़ा सा झटका आया और टूट गया। सो उद्योगशालाओं में धात्विक वस्तुएं इधर उधर ले जाई जाती रहती हैं, अतः स्थापित वायरिंग धात्विक वस्तुओं की रगड़ से खराब नहीं होने वाली हो तथा उनकी स्पर्श से विद्युत झटका भी ना दें। सुविधाजनक, स्थापित वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर, मतलब कि भाई मान लो कि मैं एक बंदा हूँ जिसने आपके घर में वायरिंग करी, हाँ जी हाँ आपके घर में वायरिंग कर रहा हूँ, पैसे बाकी दे देना मुझे, तो आपके घर में वायरिंग करी, कुछ साल बाद कोई और बंदा आता है, वो अगर वायरिंग देखे तो समझ ना पाए, बोले यार ये अभिषेक जी कैसी वायरिंग करेगा, नहीं। वायरिंग इस तरह से होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा बंदा भी आए तो वो आसानी से समझ सके और समझ के उसमें परिवर्तन कर सके। चलिए अब विद्युतिक वायरिंग, तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको वायरिंग करनी है तो क्या फैक्टर होना चाहिए? ड्यूरेबिलिटी, मजबूती अच्छी होनी चाहिए, दिखावट में सुंदर होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए, अग्नि सुरक्षित होना चाहिए, अग्नि से सुरक्षित, लाइफ उसकी अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन होना चाहिए और सुविधाजनक। तो ये सारे पॉइंट आई होप मैंने आपको रटा दिए, मगर फिर भी आपको दोबारा पढ़ के रटने पड़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे वायरिंग, अपन वायरिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, वायरिंग स्टार्ट कर दी, मगर इसके लिए कुछ आवश्यक सामान की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन कौन सा सामान है एक एक करके देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग, देखिए
तो वायरिंग करने के लिए विद्युत सहायक सामग्रियों के साथ साथ कुछ अन्य सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है। कुछ विशेष प्रकार की सामग्री निम्नलिखित है। बोर्ड, सबसे पहला आता है आपके सामने बोर्ड। तो बोर्ड क्या होता है? लकड़ी से निर्मित वायरिंग हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ये अलग अलग डायमेंशन के, भाई 100 बाई 150, ये mm में 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, 100 इंटू 175 यानी कि 10 सेंटीमीटर इंटू 17.5, और 100 इंटू 200 mm, 200 इंटू 250 mm इत्यादि। और आजकल तो नए नए साइज आ गए भैया। ये किताब तो आपकी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता की किताब है आपकी, बहुत ज़्यादा पुरानी है। लोहे के बॉक्स, लोहे के बॉक्स होते हैं कंसील्ड वायरिंग में सामग्री फिट करने के लिए। आपने देखा होगा आजकल जो नए घरों में दीवार के अंदर वायरिंग होती है, तो पहले क्या है, एक बॉक्स खाली छोड़ा जाता है दीवार में, सीमेंटेड होती है एक बॉक्स, फिर उसके अंदर लोहे का बॉक्स। आप देखना लोहे का बॉक्स, उसमें गोल गोल छिद्र होते हैं। इस तरह से आपका लोहे का बॉक्स होता है। इसमें ऊपर की तरफ दाएं बाएं गोल छिद्र होता है, जहाँ से जो दीवार में से पाइप आ रहे होते हैं ना, वो इस गोल छिद्र में से नीचे आता है और उसमें से हम वायरिंग निकालते हैं। तो ये होता है आपके आयरन बॉक्स यानी कि लोहे के बॉक्स। अब तार, अब यार वायरिंग करनी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तार है। तो वैद्युतिक वायरिंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के तार प्रयोग किए जाते हैं। तांबे के, एल्यूमिनियम के, जीआई तार, पीवीसी तार, वेदरप्रूफ तार, फ्लेक्सिबल तार व ट्विन कोर तार इत्यादि। ये वो तार हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। अगर किसी को ये भी लग रहा हो ना कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड मत बढ़ाओ ना यार, आराम से देखो और कमेंट करके बताओ कि सर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो। तो जो भी आपको पढ़ाने में कमी लगती है, आप कमेंट करके मुझे बताते रहें। और अगर अभी तक यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मुझे तुरंत कमेंट करके बताएं, जी हाँ सर हम लोग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग अभी पढ़ रहे हैं। क्या अभी लाइव नहीं चल रहा ना? वैसे मुझे लाइव क्लास लेने के आते थे तो उसमें बच्चे बीच में कमेंट करते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेक्शन बना रहता है लगातार। चलिए अब है माइका की शीटें। अब माइका की शीटें क्यों काम लेंगे? सॉकेट होल्डर व स्विच को फिट करने के लिए माइका की शीटें प्रयोग की जाती हैं। बाजार में आजकल सफ़ेद रंग की, सुनहरी, बहुत तरह तरह की चिकनी एकदम है ना, चिकना कहते हैं अपन, चिकना माल है, तो बहुत तरह तरह की आजकल माइका की शीटें उपलब्ध हैं। स्क्रू, तो जितनी भी लकड़ी की वायरिंग, पहले तो लकड़ी के पेचों का प्रयोग अधिक होता था, मगर आजकल क्या है, लोहे के, केसिंग केपिंग इत्यादि। केसिंग केपिंग आपको ध्यान ऐसी फंटी होती थी, उस पर केसिंग केपिंग। केसिंग केपिंग, क्या किसी को केसिंग केपिंग देखनी है? रुको एक सेकंड का समय दो, मैं आपको केसिंग केपिंग दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये केसिंग केपिंग है। अगर जिन लोगों का घर पुराना है थोड़ा, ठीक है, पुरानी सभ्यता का बना हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का बना हुआ है, तो आप लोगों को आपके घरों में प्लास्टिक के दीवार पर लगे रहते हैं और ऊपर से, तो इसमें क्या है, पहले जो दीवार में लगाते हैं ना, तो इसको पेच की सहायता से पहले दीवार में कसा जाता है, पेच की सहायता से पहले दीवार में कसा जाता है, फिर तार स्थापित किया जाता है और उसके ऊपर केसिंग। तो ये होती है केसिंग नीचे वाला, और ऊपर वाले को हम कहते हैं केपिंग। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोबारा से हम लोग पीछे चलते हैं। सो देखिए कितनी जल्दी आप लोगों ने केसिंग केपिंग समझ लिया होगा। अब पेच हो गए, कील है, कीलों का प्रयोग क्या करें? कीलों का प्रयोग बैटन वायरिंग, जो लकड़ी की वायरिंग होती थी वहाँ बैटन वायरिंग हेतु किया जाता है। इनसे बैटन वायरिंग में लिंक क्लिप संयोजित की जाती है। ये अलग अलग व्यूमों के, जैसे 12.5 mm, 20 mm, 20 mm यानी कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर एवं 25 mm की वायरिंग में प्रयोग की जाती हैं। लकड़ी की गिट्टियाँ, पुराने ज़माने में जो लकड़ी के बॉक्स होते थे उनको अंदर लकड़ियों की गिट्टी की सहायता से फंसाया जाता था। इन गिट्टियों को सीमेंट बजरी की सहायता से लगाया जाता था ताकि वायरिंग मजबूत हो सके। कंडक्ट वायरिंग, बैटन वायरिंग में, केसिंग केपिंग वायरिंग आदि में लकड़ी की गिट्टियाँ बहुत पहले हड़प्पा सभ्यता में ये प्रयोग की जाती थी। ठीक है, गिट्टियों की बड़ी व चौकोर सतह दीवार के अंदर तथा छोटी सतह सामने की ओर। तो जो छोटी सतह अंदर की तरफ होती थी, बड़ी सतह, और छोटी सतह सामने की ओर होती थी। लकड़ी की वर्गाकार या फिर आयताकार बनाई जाती थी। वायरिंग की सहायक सामग्री। अब हम बात करेंगे वायरिंग में कौन कौन सी सहायक सामग्री है। बहुत सारी सहायक सामग्रियाँ हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है वायरिंग सहायक सामग्री। तो वैद्युतिक वायरिंग में केबल तथा तारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की युक्तियों की आवश्यकता होती है जो कि सहायक सामग्रियाँ कहलाती है, जैसे कि स्विच, सॉकेट, प्लग, टॉप, लैंप, होल्डर, फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर आदि, जिनका वर्णन निम्नवत है। तो देखिए किसी भी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने अर्थात प्रारंभ या समाप्त करने के लिए, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है वहाँ पे स्विच का इस्तेमाल क्यों करोगे आप लोग? ये स्विच है, तो भाई ये देखो ये क्या है, ये स्विच है, ठीक है, यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ जाएगी, यहाँ मेरा लोड लगा हुआ है, तो ये स्विच है। तो इस सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, या तो स्टार्ट करने के लिए, अगर स्टार्ट करना है तो बटन दबा दो तो ये इसके टच हो जाएगी, और समाप्त करना है तो बटन दोबारा दबा दो तो ये ऊपर हट जाएगी। तो विद्युत धारा के प्रभाव को समाप्त करने के लिए या प्रारंभ करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम स्विच, है ना, एक स्विच दबाओ बस, स्विच दबाया ऑन, स्विच दबाया ऑफ, तो ये होते हैं आपके स्विच। सो स्विच को 3 वर्गों के अनुसार बांटा गया है, कार्य के अनुसार, संरचना के अनुसार और विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार। अब कार्य के अनुसार देखिए, कार्य के अनुसार होता है एकल पोल एकल पथ, यानी कि सिंगल पोल वन वे स्विच।
तो ये सबसे सरल प्रकार का स्विच पुराने ज़माने में होता था। इसका उपयोग एक लैंप अथवा अन्य किसी वैद्युतिक उपकरण को एक स्थान से ऑन ऑफ करने के लिए, यानी कि एक ही स्थान से ऑन व ऑफ करने के लिए सिंगल पोल वन वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आप बोलो तो सिंगल पोल वन वे स्विच और सिंगल पोल टू वे स्विच दोनों दिखा दूं। पहले हम लोग देख लेते हैं सिंगल पोल टू वे स्विच भी क्या होता है। इसमें एक पोल और दो पथ होते हैं, एक पोल उसके दो पथ होते हैं। इसका उपयोग दो वैद्युतिक लैंप युक्तियों में से किसी एक को चलाने अथवा जीने में एक लैंप को दो स्थानों से। तो आपने जो सिड्डी की वायरिंग होती है ना, जहाँ पे एक साथ दो स्विच से एक बल्ब को कनेक्ट किया जाता है, तो वो होते हैं सिंगल पोल टू वे स्विच। तो उन्हें टू वे स्विच, तो सिंगल पोल तो होते हैं यार, सिंगल पोल को छोड़ो, आपसे वन वे और टू वे। तो वन वे स्विच आपके घरों में देखा होगा, टू वे भी देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं वन वे स्विच, ये वन वे स्विच, इसमें दो टर्मिनल है, ठीक है। अब यहीं आपको टू वे स्विच भी दिखा दें, ठीक है। ये तो हो गए आपके वन वे स्विच, ये सारे वन वे स्विच है। अब यहीं पर आपको टू वे स्विच के भी दर्शन करा दिए जाएंगे। आप बोलो तो आपको दर्शन करा दिए जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, ये हो गया आपका टू वे स्विच का डायग्राम आपके सामने आ चुका है। ये देखिए तशरीफ ला चुका है आपके सामने, सॉरी, ये देखिए टू वे स्विच का डायग्राम। तो यहाँ देखिए, ये है सिंगल वे स्विच में क्या होता है, सिर्फ दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट में आप फेज वायर देते हैं, दूसरा पॉइंट वहां जाता है जो भी कनेक्ट करना है। टू वे स्विच क्या होता है, इसमें तीन पॉइंट होते हैं। एक सप्लाई जाती है दूसरे पे, दूसरी सप्लाई जाती है, और ये कॉमन के लिए होता है, ये होता है कॉमन के लिए। तो आप देखिए, दो तरफ से हम एक ही चीज को, यानी कि मान लो एक बल्ब है, उसे दो तरफ से सिड्डी में जब हम चढ़ते हैं तो बल्ब ऑन करते हैं, स्विच दबाते हैं, बल्ब जल जाता है। ऊपर चढ़ जाता है, जैसे छत पे पहुंच गए तो वहां एक स्विच होता है जिसे दबा के हम लोग बटन को ऑफ कर सकते हैं। तो वो होता है आपका टू वे स्विच। सो आई होप आप सभी लोगों को वन वे स्विच और टू वे स्विच के बारे में जानकारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसका डायग्राम आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। इसमें क्या होता है, दो पोल दो पद होते हैं, इसका उपयोग दोनों जगह से किसी चीज को ऑपरेट कराने के लिए किया जाता है। अब आता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, ये एक चार टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति होती है जिसके चारों ओर टर्मिनल को, ये देखिए जैसे टू वे में आपके तीन टर्मिनल थे, तो इंटरमीडिएट में चार टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति होती है जिसके चारों टर्मिनल को क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल स्थिति में क्रॉस करके संयोजित किया जाता है। इसका उपयोग वैद्युतिक लैंप युक्ति को मान लो अगर आपको तीन या तीन से अधिक स्थानों से एक ही चीज को ऑपरेट करानी है तो आप लोग इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करेंगे। अब क्या है कैसे, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग ये कार के स्थान पर, ठीक है, कार के अनुसार टाइप्स पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टाइप होता है पुश बटन स्विच। ये एक स्प्रिंग युक्त, देखिए एक बटन होता है ना, आप उसे दबाते हो, आपकी लैब में देखा होगा लाल और हरे रंग के स्विच, लाल और हरे रंग के स्विच, आप उसे दबाओगे तो वो अंदर की तरफ जाता है, फिर बाहर आ जाएगा, बट वो ऑन हो जाता है। ऐसे ही हरे रंग का जो हरे रंग से तो ऑन हो जाएगा, लाल रंग का होता है वो नॉर्मल कंडीशन रहेगा। जैसे आप उसे दबाओगे अंदर की तरफ तो वो चीज तो बंद हो जाएगी, मगर वो स्प्रिंग के थ्रू दोबारा उसी कंडीशन में आ जाता है। तो यह स्प्रिंग युक्त ऐसा स्विच होता है जिसे दबाने पर किसी सर्किट को अस्थायी रूप से चालू किया जा सकता है और पुश बटन को छोड़ने पर सर्किट को स्वतः ऑफ भी हो जाता है। इसका प्रयोग क्या है, विद्युत घंटी, बजर, मशीनों इत्यादि को ऑपरेट कराने में किया जाता है। अब ये दो तरह के होते हैं, पुश टू ऑन या पुश टू ऑफ। दो तरह के होते हैं, पुश टू ऑन यानी कि ऑन करने के लिए, और पुश टू ऑफ यानी कि ऑफ करने के लिए। तो इस स्विच का एक रूप लिमिट स्विच भी है, यानी कि एक तरह से लिमिट स्विच है जो पुश टू ऑफ प्रकार का होता है। इसका उपयोग कार्यशालाओं की विभिन्न मशीनों, रोलिंग शटर एवं उत्पादन कार्यों को संबंधित वैद्युतिक परिपथों में किया जाता है। तो ये हो गया आपका पुश टू ऑफ प्रकार का, ठीक है। अब सीलिंग फैन, सीलिंग स्विच कौन सा होता है, आपके जो सीलिंग में लगे रहते हैं, जो दीवारों में जो स्विच लगे रहते हैं ना, उन्हें सीलिंग स्विच कहते हैं। यह एक प्रकार का विशेष प्रकार का पुश बटन स्विच होता है। एक बार दबाने या खींचने पर, मानो आपने इसे खींचा या दबाया तो ये सर्किट को ऑन कर देगा, और अगर दूसरी बार आप इसे खींचोगे या दबाओगे तो ये सर्किट को ऑफ कर देगा। इसीलिए इसे बेड स्विच या पुल स्विच, यानी कि बेड पे बैठे बैठे एक दबाया ऑन, दूसरी बार दबाया ऑफ। तो इसका उपयोग छत से लटकाए जाने वाले पंखे, सजावटी लैंप, नाइट लैंप। तो आपने छत जो दीवार में फैन लटके रहते देखा है, उसे खींचोगे तो ऑन, फिर स्पीड बढ़ जाती है, और खींचोगे स्पीड बढ़ जाती है, तो वो सीलिंग स्विच। अब सीलिंग स्विच भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से सीलिंग स्विच होते हैं आपके। ये दिख रहा है, खींचोगे आप इसे तो ऑन, और एक दूसरी बार खींचोगे तो ऑफ हो जाता है। बाथरूम में, बेड के ऊपर, कई जगह पे लगाया जाता है। देखिए आपको जो मैंने डायग्राम दिखाया बुक में, वो कुछ इस तरह का है। तो ये होते हैं आपके सीलिंग स्विच। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे सीलिंग स्विच किस तरह से होता है और किस प्रकार से कार्य करते हैं। चलिए, तो ये सीलिंग स्विच कोई बेड स्विच या पुल स्विच भी कहा जाता है,
बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे। अब है DPIC स्विच, इसे हम लैब में प्रयोग करते हैं। DPIC स्विच, इसका पूरा नाम डबल पोल आयरन क्लेड, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए इसका नाम जरूर ध्यान रखेंगे। DPIC स्विच का पूरा नाम क्या होता है? डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। ये सिंगल फेज AC अथवा DC सप्लाई प्रदान करने के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। इसमें प्रत्येक लाइन के सीरीज क्रम में एक फ्यूज, जितनी भी लाइन होती है 3 फेज है तो 3 फ्यूज लगे होंगे। देखिए इस तरह का स्विच होता है, कुछ फ्यूज लगे रहते हैं। ये जो नीचे का हैंडल होता है ना, आप जैसे ही हैंडल को ऑन करोगे, जैसे ही हैंडल को ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपने हैंडल को ऑन करा तो ये हैंडल क्या करने लग जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा, और जैसे ही नीचे करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये आपकी लैब्स में रखे रहते हैं, ये जितने भी DPIC स्विच होते हैं। इसका एक स्विच फेज लाइन को और दूसरा स्विच न्यूट्रल लाइन को एक साथ ऑन ऑफ करता है। ये स्विच 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक और 230 वोल्ट से 440 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं। ये ठीक है, ये गलत है। स्विच का धात्विक आवरण आवश्यक रूप से, अब जो भार मेटल का भाग होता है तो इस मेटल के भार को आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना आवश्यक है, अन्यथा आपको विद्युत का झटका यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। चलिए, तो क्या आप सभी लोगों को DPIC स्विच दिख रहा है? ठीक है, देखिए ये आपको DPIC स्विच दिखा रहे हैं। ये इस तरह से इसमें फ्यूज लगे रहते हैं, 3 आपके सामने फ्यूज लगे हैं, वायर लगा रहता है। देखिए ये देखिए नया ऊपर पुराना, अब आप लोग देखा बिल्कुल सेम। ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये जो बाहर की तरफ 2 निकले हुए हैं, जैसे मैं ऊपर करूंगा तो ये इन दोनों खांचों में, फ्यूज में जो 2 खांचे दिख रहे हैं, तो ये नीचे वाले जो देखो खांचे इस तरह से होते हैं, जैसे ही मैं ऊपर करूंगा तो वो उसमें फिट हो जाएंगे। ये देखिए ये खांचा है, जैसे मैं इसे ऊपर करूंगा तो ये इसमें फिट हो जाएगा। यही आपका DPIC स्विच होता है जो कि आपकी लैब्स वगैरह में लगा रहता है। तो आई होप अब आपको DPIC स्विच भी क्लियर होगा। इससे अच्छे तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। डायग्राम दिखा दिया, सब कुछ दिखा के आपको समझा रहा हूँ। अब आप लोगों को मेहनत करनी है। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, TPIC स्विच, कई बार आपसे नाम पूछा जाएगा, ये भी आपकी लैब्स में प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 फेज AC लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। 3 फेज जो आपकी AC लाइन है उसके लिए मेन स्विच का कार्य करता है। इसमें प्रत्येक फेज लाइन के श्रेणी में एक, 3 फेज है तो तीनों फेज के सीरीज में एक फेज वायर लगा रहेगा। ये एक न्यूट्रल लिंक होता है। अच्छा एक गलती ये हो गई कि DPIC स्विच सिंगल फेज के लिए प्रयोग होता है, जबकि TPIC स्विच ट्रिपल फेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तीनों के तीनों फेज को एक साथ ऑन और एक साथ ऑफ करने का कार्य करता है। देखिए ये आपको चीज दिख रही है, ये देखिए ये जो 2 चीज है, ये क्या होता है, ये हैंडल नीचे, जैसे मैं इस हैंडल को ऊपर करूंगा, जैसे इस हैंडल को ऊपर करूंगा ये दोनों चीज यहाँ पे फिट हो जाएगी और कनेक्शन मेरा पूरा हो जाएगा। इसमें स्प्रिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। ये देखो डायग्राम अच्छे से देख लो और अपनी लैब में जब भी जाओ वहां पे इसे चेक करना। ये देखो यहाँ पे एक न्यूट्रल लिंक होता है जिससे कि तीनों फेज को न्यूट्रल मिलता है। अर्थिंग ये होती है क्योंकि ये मेटल का बॉक्स है, केसिंग केपिंग लगी हुई है और यहाँ पे आपका फेस आता है, फेस सप्लाई आती है, ठीक है, ऊपर की तरफ से ध्यान रखना है। सो ये होता है आपका TPIC यानी कि ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। ये 300 से 400 एम्पियर के तथा 440 वोल्ट से आपके 11 kV तक के भी बनाए जाते हैं और मेटल बोर्ड को अर्थ करना आवश्यक रूप से जरूरी है। तो देखिए TPIC व DPIC स्विच दोनों ऊपर की दिशा में ऑन तथा नीचे की दिशा में ऑफ किए जाते हैं। चलिए अब नाइफ स्विच, तो क्या किसी ने नाइफ स्विच देखा है? आपने बहुत पहले प्रयोग किए जाते थे, चाकू की तरह तेज धार होती थी। जैसे आप इसे नीचे करोगे, देखो जैसे इस हैंडल को नीचे किया जाएगा तो क्या होगा, ये इसके कनेक्शन में आ जाएगा और मेरा सर्किट पूरा हो जाएगा। क्या आपको ये पता है, मान लो कि मैंने यहाँ से करंट दी, मान लो मैंने यहाँ से करंट दी, तो किसी भी करंट को अगर ये ओपन है तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं। तो किसी भी, जैसे ये क्लोज होगा तभी तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए उसका क्लोज पाथ होना जरूरी है। पाथ पूरा नहीं होगा तब तक वो करंट पूरी नहीं बहेगी। तो नाइफ स्विच बिना आवरण वाला एक तो स्विच होता है। सबसे पहली बात, हाई करंट कैपेसिटी का स्विच होता है और बिना आवरण का होता है, जिसका उपयोग सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर किया जाता है। ये 3 से 100 एम्पियर तक विद्युत धारा वहन क्षमता में बनाया जाता है। ये सिंगल थ्रो, डबल थ्रो व 3 फेज टाइप का होता है। चित्र में डबल थ्रो प्रकार का नाइफ स्विच दर्शाया गया है। इसका उपयोग एक लाइन को ऑफ करके दूसरी लाइन को ऑन करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक लाइन को ऑफ करके दूसरी को ऑन करने के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन के आधार पर स्विच के प्रकार, कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर कैसा होता है। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन के आधार टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच। अच्छा, क्या टम्बलर टाइप सिंगल, बहुत, अगर आपके घर है ना हड़प्पा सभ्यता से भी अगर पहले के हैं तो आप लोगों को टम्बलर टाइप स्विच दिखेगा। एक्चुअली में टम्बलर टाइप स्विच कैसे होते थे कि इनमें क्या एक काले रंग का बटन होता था, नीचे कर दोगे तो ऑन, ऊपर कर दोगे तो ऑफ, कुछ ऐसे प्रकार का होता था। तो यह बोर्ड के ऊपर कसा जाने वाला स्विच होता है। इस प्रकार के स्विच का प्रचलन अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच और टम्बलर टाइप डबल वे स्विच, ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
सो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपके गुरुजी आपके लिए लेके आ गए हैं टम्बलर स्विच। तो देखिए, क्या किसी ने टम्बलर स्विच देखे हैं? ये रहा जो एक्चुअल डायग्राम है टम्बलर स्विच का, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये टम्बलर स्विच है। ये रहा टम्बलर स्विच जो 2 वे टाइप का है। तो ये टम्बलर स्विच क्या काम करते हैं एक्चुअली में? ये नॉर्मल स्विच की तरह होते हैं, मगर ये बहुत बहुत पुराने टाइम पे इस्तेमाल किए जाते थे। तो आपको कंस्ट्रक्शन के आधार पर बता रहे कि भाई पुराने टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में ये वाले स्विच काम में लिए जाते थे और इस तरह से काम होता था। तो ये हैं आपके टम्बलर साइज स्विच, ठीक है। अब टम्बलर टाइप 2 वे स्विच क्या होगा? इस स्विच में नॉब, स्प्रिंग एवं टर्मिनल स्क्रू बने होते थे, 2 जगह से सब किसी चीज को चालू करने के लिए इस्तेमाल। वही ये सीडीओ में पहले ये वाले स्विच काम में लिए जाते थे। फ्लश टाइप स्विच, तो ये बोर्ड की सतह के अंदर, ये जो बोर्ड होता है उसके अंदर कसा जाने वाला स्विच है। स्विच का लीवर बोर्ड से बाहर, लीवर यानी कि ये जो ऑन ऑफ करने का प्रोसेस है। आपके घरों में ऐसे वाले स्विच देखें, इन्हें फ्लश टाइप स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लश टाइप स्विच। यह सिंगल पोल, डबल पोल प्रकार के आते हैं। आजकल विद्युतिक वायरिंग में फ्लैश टाइप के स्विच ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपसे डायग्राम देके पूछ ले, बताओ ये कौन सा स्विच है, फ्लश टाइप या टम्बलर टाइप, तो क्या टिक करोगे? फ्लश टाइप स्विच है। टॉगल स्विच, यह भी बोर्ड की सतह के अंदर कसा जाने वाला स्विच है। इसका धात्विक लीवर और पीतल का, ये जो लीवर आपने बहुत ही को छोटे छोटे इक्विपमेंट देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की लैब में गए हो आप, कभी देखे हो तो छोटे छोटे लीवर ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है, नीचे करोगे ऑन, ऊपर करोगे ऑफ, तो ये एक लीवर की तरह होता है। ये जो लीवर होता है पीतल का या लोहे का, धात्विक मेटल का होता है। यह सिंगल पोल, डबल पाथ तथा इंटरमीडिएट प्रकार का होता है। इसका उपयोग विद्युतिक वायरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक, देखो आगे ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। टॉगल, तो डायग्राम दिखा के पूछ सकते हैं, बताइए कौन सा स्विच है? टॉगल, टम्बलर, फ्लश टाइप या पुश पुल, तो क्या टिक करेंगे? टॉगल टाइप का स्विच है। स्लाइड स्विच, अब स्लाइड स्विच क्या होते हैं? तो ये बोर्ड की सतह के अंदर कसा जाने वाला स्विच होता है। स्विच का लीवर बोर्ड से बाहर निकला रहता है। ये एक पोल सिंगल पाथ, एक पोल डबल पाथ टाइप होता है। अब क्या होता है देखो, नीचे, अब इन्हें दबाने की जरूरत नहीं है, या फिर यूं आपको बस खींच के ले आओ, नीचे कर दोगे तो ऑफ, ऊपर कर दोगे तो ऑन हो जाता है, तो इसे कहते हैं स्लाइडिंग। ये भी अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाला स्विच है। चलिए अब आता है रोटरी स्विच। तो रोटरी स्विच देखा है आपने, हीटर वगैरह में देखा हो, घुमा के वैल्यूज को सेट करने वाला स्विच। तो ये बोर्ड के अंदर कसा जाने वाला स्विच है। स्विच की रोटेटिंग नॉब बोर्ड से बाहर निकले रहते हैं। ये एक पोल से अनेक पोल वाला तथा एक पाथ से अनेक पाथ वाला स्विच होता है। इसका उपयोग बिजली के पंखों में, बिजली के जो पंखों की स्पीड को कम करने के लिए, कूलर और अन्य वैद्युतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रोटरी स्विच का प्रयोग करते हैं। मेन स्विच, ये 2 पोल या 3 पोल या एक स्विच पाथ का होता है, जो प्राय आयरन क्लैड प्रकार का, यानी कि डीपीआईसी या फिर टीपीआईसी टाइप के जो स्विच होते हैं वही मेन स्विच होते हैं, जो कि मेन सप्लाई को ऑन, ऊपर करोगे तो ऑन, नीचे करोगे तो ऑफ करने के काम आता है। अब थर्ड टाइप है विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार। तो उसके अनुसार देखिए, मानो 5 एम्पीयर और 240 वोल्ट जो कि हमारे घरों में, तो घरों में कौन कौन से स्विच इस्तेमाल करते हैं? सिंगल पोल, सिंगल पाथ तथा सिंगल पोल डबल पाथ, ठीक है, यानी कि सिंगल पोल सिंगल पाथ डबल पोल, सिंगल पोल सिंगल वे, सिंगल पोल डबल वे, इंटरमीडिएट, पुश, सीलिंग टाइप के, फ्लश, टॉगल, ये सभी स्विच घरों में प्रयोग किए जाते हैं 15 एम्पीयर 240 वोल्ट के साथ। मगर 15 एम्पीयर 240 वोल्ट की बात करें तो सिंगल पोल सिंगल वे, सिंगल पोल डबल वे, टम्बलर तथा फ्लैश, फिर हम लोग टॉगल, स्लाइडिंग, रोटरी ये प्रयोग नहीं करेंगे। 30 एम्पीयर 415 वोल्ट के लिए डीपीआईसी तथा टीपीआईसी व नाइफ स्विच। 30 एम्पीयर से अधिक की बात करें तो यहाँ पे 30 एम्पीयर क्या हो गया, सीधे सीधे 3 फेज हो गया, तो वहां पे हम लोग 3 पोल आयरन क्लैड यानी कि टीपीआईसी स्विच का प्रयोग करेंगे। सो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा स्विच पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, स्विच हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। देखिए लगभग मैं बात करूँ 40 से 42 पेजों का चैप्टर है, तो लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, समझ आया या नहीं आया, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।